हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर लीगल प्रोविजन क्या है हायर परचेज सिस्टम की। इसे लास्ट दो क्लासेस के अंदर हमने कवर किया था, बेसिक हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का, और हमने डिफरेंस कवर किया है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। तो लास्ट दो क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है राइट टू यूज द गुड्स। राइट टू यूज द गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स को यूज करने का राइट अब किसको मिल चुका है, हायर परचेजर को मिल चुका है। क्योंकि जैसे ही जो गुड्स होती है वो ट्रांजेक्शन की जाती है गुड्स के अंदर हायर परचेजर और हायर वेंडर के द्वारा, तो यहाँ पे जैसे पोजीशन जो होता है, पोजेशन जो होता है गुड्स का, वो हायर परचेजर के पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो गुड्स को परचेज करता है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, उसे हायर परचेजर बोला जाता है, हायर परचेजर। और जो गुड्स को सेल करता है उसे हायर वेंडर बोला जाता है। यानी कि जो सेल करने वाला पर्सन कौन है, हायर वेंडर है। कि जब हायर परचेजर गुड्स को परचेज करना चाहता है लेकिन उसके पास इनफ अमाउंट नहीं है कैश में पे करने के लिए, तो वो क्या करता है कि हायर परचेज सिस्टम का सहारा लेता है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि हायर परचेजर ने जो गुड्स परचेज की होती है, गुड्स जो होती है वो परचेज कर लेता है, वो गुड्स परचेज करता है हायर वेंडर से। तो कुछ एक उसकी डाउन पेमेंट दे देता है और जो बाकी बैलेंस रह जाता है, बैलेंस के लिए वो इंस्टॉलमेंट्स स्टार्ट कर लेता है। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ तो वो डाउन पेमेंट देते हैं और जो बाकी बैलेंस रह जाता है उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपस में दोनों पार्टीज क्या करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं। एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी इनकी टर्म कंडीशन होती है आपस में वो सारी एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड की जाती है। तो जैसे ही हायर परचेजर ने गुड्स को परचेज किया होता है हायर परचेज सिस्टम के तहत, तो हायर वेंडर क्या करते हैं, गुड्स का पोजेशन हायर परचेजर के पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे गुड्स का जो पोजेशन है हायर वेंडर से कहाँ ट्रांसफर किया गया, हायर परचेजर के पास है। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि फिजिकल गुड्स जो होती है, फिजिकली जो उसका गुड्स का पोजेशन होता है वो दे दिया जाता है हायर वेंडर द्वारा परचेजर को, फिजिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है गुड्स। अब गुड्स किसके पास आ चुके हैं, परचेजर के पास। तो अब परचेजर के पास गुड्स का फिजिकली पोजेशन है, फिजिकली है जो उसकी प्रेजेंस है, तो उसको गुड्स को है जो यूज कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि अब गुड्स किसके पास आ चुकी है, हायर परचेजर के पास आ चुके हैं। तो अब राइट किसके पास है, हायर परचेजर के पास गुड्स को यूज करने का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, की जो पेमेंट की जाती है अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर की जानी चाहिए। सेक्शन 3 कहता है कि जो एग्रीमेंट किया जाता है हायर परचेज सिस्टम के अंडर वो राइटिंग में होना चाहिए, यानी कि लिखित में होना चाहिए, और जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका साइन किया जाना चाहिए। जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंदर हायर परचेज प्राइस क्या है गुड्स का, कैश प्राइस कितना है गुड्स का, और डेट क्या है जिस टाइम पे हायर परचेज एग्रीमेंट किया गया है, और कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है जो पे की जानी है, और हर एक इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट रहेगा। सभी की सभी ट्रांजेक्शन जो ये एग्रीमेंट के अंदर शामिल की जाएंगी। ओनरशिप ऑफ गुड्स की जैसे ही साइन किए जाते हैं एग्रीमेंट हायर परचेजर और हायर वेंडर के द्वारा, तो जो पोजेशन होता है गुड्स का वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो ऑनरशिप होते हैं गुड्स की वो ट्रांसफर नहीं की जाती हायर वेंडर द्वारा हायर परचेजर को। तो जैसे ही हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तभी हायर वेंडर जो गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा हायर परचेजर को। राइट ऑफ द हायरर टू परचेज हिज विद रिबेट। तो यहाँ पे हायरर, हायरर कौन होता है, परचेजर होता है। कि हायरर को राइट है कि परचेज करना रिबेट के साथ। रिबेट क्या होती है, छूट होती है। तो यहाँ पे एक्ट ने हायर परचेजर को ये राइट दिया है कि वो परचेज कर सकता है गुड्स को 14 डेज नोटिस दे करके ऑनर को। इस केस में वो हायरर जो होता है वो रिबेट ले सकता है। रिबेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा 2/3 टोटल हायर परचेज चार्ज मल्टीपल करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, यानी कि अभी तक वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू नहीं हुई है, जिनकी अभी पेमेंट की डेट है जो नहीं आई है, और कितनी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। जो हायरर है वो पे करेगा बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट का लेस करके रिबेट जो कैलकुलेट की जाएगी इस फॉर्मूले से। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ये रिबेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है अमाउंट टू बी पेड
to the owner if the hire purchase intends to complete the purchase of goods। तो यहाँ पे हायर परचेज प्राइस टोटल कितना है 72,000 का, उसमें से कैश प्राइस 54,000 है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो डिसाइड की है वो 12, और जो इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे की गई है वो 8 पे की गई हैं। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना हो कि कितना हायर परचेज चार्जेस है, तो हायर परचेज चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल 72,000 में से 54,000 की तो पेमेंट कर दी है, कितना रह गया 18,000 रह गया। अब देखने की हर एक इंस्टॉलमेंट के जो अमाउंट कितनी बननी चाहिए, जो प्राइस है उसका 72,000 है और कहता है जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो 12 बनेगी, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी 6,000 की। तो 6,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी और यहाँ पे देखा कि 8 इंस्टॉलमेंट तो कितना पे कर चुके हैं, 12 में से 8 पे कर दी, 4 रहेगी, 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी रहती हैं और 6,000 की एक है, तो टोटल 24,000 है जो बैलेंस रहता है अब इंस्टॉलमेंट का पे करना। रिबेट कैलकुलेट करते 2/3 टोटल हायर परचेज चार्जेस जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 18,000 पुट कर देंगे वैल्यू। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो अभी ड्यू नहीं हुई है, 12 में से 8 पे कर दी, 4 रह गई हैं, 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है 12। तो इस तरीके से जो 4,000 रुपये के जो रिबेट ले लेगा, 4,000 रुपये के जो रिबेट ले जाएगी जो हायरर है, यहाँ पे हायर परचेजर है जो परचेज कंप्लीट कर देगा, कितना टोटल पैसा देना बाकी है उसका 24,000। 24,000 में से 4,000 का रिबेट ले करके वो 20,000 है, जो लमसम का मतलब होता है कि एक ही बार में सारी अमाउंट पे कर देगा और परचेज को कंप्लीट कर दे जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट केस इसके अंदर आता है कि राइट ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर, कि कब गुड्स है जो वापस मंगवा लेगा सेलर। अगर मान लेते हैं कि जो हायर परचेजर है उसने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जब डिफ़ॉल्ट किया जाएगा हायर परचेजर द्वारा इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में, तो सेलर को यानी कि हायर वेंडर को राइट है कि वो अपनी गुड्स को वापस मंगवा सकता है। बेशक हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट क्यों ना करे, फिर भी हायर वेंडर अपनी गुड्स को वापस मंगवा लेगा, क्योंकि अभी तक ऑनरशिप किसके पास है, हायर वेंडर के पास है। क्योंकि जब हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब ऑनरशिप उसको गुड्स की मिलेगी, अदरवाइज अभी तक ऑनरशिप किसके पास है, हायर वेंडर के पास ही है। इस कारण से हायर वेंडर अपनी गुड्स को वापस मंगवा लेता है हायर परचेजर से, अगर हायर परचेजर डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में। लेकिन सेक्शन 20 एक्ट प्रोवाइड करता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हायर वेंडर है जो गुड्स को रिपोजेस नहीं कर सकता जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर ना दे। तो इसमें फर्स्ट केस क्या आता है कि अगर हायर परचेज प्राइस 15,000 से कम है और हायर परचेजर ने 1/2 प्राइस है जो ऑलरेडी पे कर दिया। और सेकंड केस आता है अगर हायर परचेज प्राइस हायर है और 3/4 हायर परचेज प्राइस का जो पे किया जा चुका है, तो इस केसेस में 2 राइट बनते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो रिफंड टू द हायर परचेजर, कि हायर परचेजर को रिफंड कर देगा। कौन करेगा यहाँ पे, हायर वेंडर हायर परचेजर को रिफंड करेगा। हायर वेंडर रिपोजेस करता अगर गुड्स को, लेकिन वो बाउंड नहीं होता कि रिटर्न करे जो अमाउंट उसको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, जिसे हायर चार्जेस बोला जाता है। लेकिन एक्ट के तहत क्या होता है कि रिफंड करना पड़ेगा हायर परचेजर को, यानी कि यहाँ पे हायर वेंडर है जो हायर परचेजर को पैसा वापस पे कर देगा जो अमाउंट टोटल उसको रिसीव हो चुके हैं, और जो हायर परचेजर प्राइस प्लस उसके अंदर कर देंगे जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स जिस डेट को उसने रिपोजेशन किया और जितनी वो एक्सीड है हायर परचेज प्राइस के, ऐड कर दी जाएगी वो। यानी कि रिफंड टू द हायर परचेजर क्या कहता है कि वैसे तो यहाँ पे हमने अब तक पढ़ा कि जो हायर वेंडर होता है जितनी उसको ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स रिसीव हो चुकी होती हैं वो इंस्टॉलमेंट्स को वो फॉरफिट कर लेता है, प्लस गुड्स को भी वो वापस रिपोजेस कर लेता है अगर जो हायर परचेजर है वो डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में। लेकिन यहाँ पे एक्ट ने ये एक राइट दे दिया हायर परचेजर को किस चीज़ का, रिफंड का। किस केस से मिला, तो ये केस ध्यान रखना कि अगर हायर परचेज प्राइस हायर है और 3/4 उसका ऑलरेडी पे किया जा चुका है
हायर परचेजर द्वारा, तो उस केस में राइट मिल जाता है हायर परचेजर को कि वो अपने अमाउंट जो वापस मंगवा सकता है। किससे वापस मंगवाएगा? हायर वेंडर से। कैसे मंगवाएगा? जितना उसका हायर परचेज प्राइस है प्लस उसमें कर देगा जिस डेट को रिपोजेशन किया गया है गुड्स का, उससे जितनी भी एक्सीड प्राइस बनता है, एक्सीड किसका? परचेज प्राइस का। हायर परचेज प्राइस के जितना एक्सीड बनेगा वो भी ऐड कर दिया जाएगा हायर परचेज प्राइस के अंदर। सेकंड, राइट टू रिकवर द एरर्स। एरर्स होते जो बकाया रह गए हैं उसको रिकवर करने का राइट। यहाँ पे रिपोजेशन ऑफ गुड्स के राइट के साथ इंस्टॉलमेंट जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं उसको रिटेन करने के साथ साथ हायर वेंडर को एक अनदर राइट भी दिया गया है। किस चीज़ का? जो एरर्स इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो चुकी हैं डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट की, वो सभी रिकवर करेगा। यानी कि अब यहाँ पे हमने दो केसेस तो कवर कर लिए कि गुड्स को रिपोजेस भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुके हैं उसको रिटेन कर सकते हैं, और तीसरा राइट यहाँ पे दिया गया कि अगर हायर परचेजर ने डिफ़ॉल्ट की है तो वो जो ड्यू डेट बनते हैं डिफ़ॉल्ट की, मतलब इंस्टॉलमेंट की, वो भी एरर जो यानी कि जो अमाउंट जो पे नहीं की गई अभी तक इंस्टॉलमेंट्स की हायर परचेजर द्वारा, वो अमाउंट भी क्या कर सकता है? हायर वेंडर रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि लायबिलिटी ऑफ हायर परचेजर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। तो यहाँ पे ओनरशिप अभी तक हायर परचेजर के पास नहीं आई है, सिर्फ पोजेशन आया गुड्स का हायर परचेजर के पास। तो हायर परचेजर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स को संभाल के रखे, उसको गुड कंडीशन के अंदर रखे, उसकी तोड़ फोड़ ना करे। हायर परचेजर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गुड कंडीशन में रखे वो गुड्स को जब उसके पास रिपोजेशन आ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉस ऑकरिंग टू गुड्स हैज़ टू बी बोर्न बाय द सेलर। अभी तक ओनरशिप किसके पास है? वेंडर के पास है, हायर वेंडर के पास है, क्योंकि अभी तक जो हायर परचेजर है उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। तो जब ओनरशिप है जो हायर वेंडर के पास है, तो जो गुड्स का जो रिस्क है, जो भी उसका लॉस होता है अगर गुड्स का, तो उस लॉस को रिकवर करने का जो रिस्क है वो किसके पास रहेगा? हायर वेंडर के पास रहेगा, क्योंकि ओनरशिप किसके हाथों में? अभी तक हायर वेंडर के हाथों में है, क्योंकि अभी तक हायर परचेजर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे नहीं की है। नेक्स्ट आता है कि नो राइट टू सेल और प्लेस द गुड्स। यानी कि अब यहाँ पे हायर परचेजर के पास ये राइट नहीं कि वो आगे गुड्स को सेल कर दे या फिर गिरवी रख दे। तो जो हायर परचेजर है लीगल पोजीशन के केस में एक तरह की बेली है, बेली की पोजीशन में है वो। तो यहाँ पे उसके कोई राइट नहीं है कि वो गुड्स को आगे सेल कर दे या फिर उसको आगे गिरवी रख दे जब तक वो उस गुड्स का ऑनर नहीं बन जाता। और जब ऑनर कब बनेगा? जब वो अपनी गुड्स की सभी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर देगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते ही हायर परचेजर है जो वो ऑनर बन जाएगा गुड्स का। तो उससे पहले वो, जब तक वो ऑनर नहीं बन जाता, उससे पहले वो ना ही गुड्स को सेल करेगा और ना ही वो उसको प्लेस करेगा, क्योंकि उसकी लीगल पोजीशन क्या अभी बेली की है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था करैक्टर 6 क्या है हमारे पास। ये आई होप क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।